नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर भाजपा ने साधा निशाना। कहा, भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना कांग्रेस का लक्ष्य है। कांग्रेस पर भारत विरोधी वैश्विक शक्तियों के संगठन के सदस्य बनने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के गहन विशेष परीक्षण संपूर्ण। 2.89 करोड़ मतदाता के कटेंगे नाम। 31 दिसंबर को आएगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। बंगाल में एसआईआर पर सुनवाई जारी। राजस्थान के चौमू में हंगामे के बाद हालात सामान्य। ड्रोन से पुलिस कर रही है निगरानी। 125 उपद्रवी हिरासत में। मोबाइल इंटरनेट फिलहाल बंद। थाईलैंड और कंबोडिया ने सीमा पर जारी झड़पों को समाप्त करने के लिए संघर्ष विराम के नए समझौते पर किए हस्ताक्षर। जुलाई की झड़प के बाद बंदी बनाए गए 18 कंबोडियाई सैनिक होंगे रिहा। एशेज सीरीज में इंग्लैंड की धमाकेदार जीत। 4 विकेट से मेलबर्न टेस्ट को 2 दिन में किया अपने नाम। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 2011 के बाद मिली पहली टेस्ट जीत। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस पर देश विरोधी संगठनों के साथ मिलकर देश के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी की विदेशी दौरों पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने बताया कि कांग्रेस देश विरोधी संस्था ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा है। कि श्री राहुल गांधी जी यदा कदा विदेश यात्रा करते हैं। उनके पैतृक सलाहकार श्री सैम पित्रोदा, क्योंकि वो उनके स्वर्गीय पिताजी के भी सलाहकार रहे थे, उन्होंने कल एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस नामक एक गठबंधन का हिस्सा है और उसी में भाग लेने के लिए राहुल गांधी जी जर्मनी गए थे। अब यह ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस एक ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ है जो भारत विरोधी शक्तियों के साथ और भारत विरोधी बातों को स्थापित करने वाले अनेक संगठनों के नेटवर्क का हिस्सा है। यानी राहुल गांधी जी उसके अध्यक्षीय समकक्ष हैं और सैम पित्रोदा उसके सदस्य हैं। राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी पूछा कि किन विदेशी शक्तियों के आदेश पर आप विदेशों में जाकर देश विरोधी बयान देते हैं जिनसे भारत की छवि खराब होती है। आपने कहा मुझे किसकी परवाह नहीं, तो आज हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं आपको किसकी परवाह है जो बाध्य करता है कि आप संसद के सत्र के दौरान जाते हैं। वहां पर किसकी परवाह है, किसका दबाव है और किसके हुक्म का पालन करने के लिए आप विदेश जाते हैं चलते संसद सत्र के दौरान और भारत विरोधी शक्तियों के साथ मंच साझा करते हैं। इससे एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस पार्टी अब सैम पित्रोदा के यह कहने के बाद मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती है, क्या आप भारत विरोधी वैश्विक दुरभिसंधि के सदस्य बन गए हैं? उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। कल रात 12 बजे एसआईआर फॉर्म जमा करने की समय सीमा खत्म हो गई। तय समय तक फॉर्म जमा ना करने वाले 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम अब वोटर लिस्ट से हटाए जाने की प्रक्रिया में हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार इनमें स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट और अनुपस्थित मतदाता बड़ी संख्या में शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार सभी मतदाता सूची में 15 करोड़ 44 लाख नाम हैं और इसमें से अब 2.89 करोड़ नाम कट जाएंगे। वहीं 1 करोड़ 11 लाख वोटरों को नोटिस भेजा जाएगा। जिनके नाम काटे गए हैं उनमें 1 करोड़ 26 लाख स्थानांतरित, 46 लाख मृत, 23 करोड़ 70 लाख डुप्लीकेट, 83 लाख 73,000 अनुपस्थित व 9,57,000 अन्य श्रेणी के मतदाता हैं।
यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 31 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। ड्राफ्ट मतदाता सूची पर 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। वहीं 31 दिसंबर से ही लेकर 21 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण में गणना, प्रपत्रों पर निर्णय और दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। फिर 28 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। बीते 11 दिसंबर को एसआईआर की तारीख दूसरी बार 2 हफ्ते बढ़कर 26 दिसंबर कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल में आज मतदाता सूची के गहन विशेष परीक्षण की सुनवाई का चरण शुरू हो रहा है। राज्य के 294 विधानसभा क्षेत्रों के 3234 टेबल पर आज सुबह 10 बजे से सुनवाई शुरू होगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 11 टेबल पर सुनवाई की व्यवस्था की गई है। कोलकाता में सबसे अधिक सुनवाई केंद्र मुख्यमंत्री के चुनावी क्षेत्र भवानीपुर में है, जहां 9 केंद्रों पर सुनवाई होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सूत्रों के अनुसार पहले चरण में अनमैप्ड मतदाताओं की सुनवाई होगी। ये वे मतदाता हैं जिनका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है और वे अपने माता पिता या दादा दादी का नाम भी 2002 की सूची में होने का कोई प्रमाण नहीं दे पाए हैं। सीईओ कार्यालय ने बताया कि पूरे राज्य में ऐसे मतदाताओं की संख्या करीब 31,68,424 है। 4,600 माइक्रो ऑब्जर्वर की देखरेख में होने वाली इस सुनवाई में ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर मौजूद रहेंगे। इस प्रक्रिया में सीसी कैमरा या वेबकास्टिंग की व्यवस्था नहीं होगी। संबंधित मतदाता ईआरओ, एईआरओ और माइक्रो ऑब्जर्वर एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेंगे। रजिस्टर के दस्तावेजों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ हस्ताक्षरों का मिलान किया जाएगा। सीईओ कार्यालय के सूत्रों के अनुसार प्रशिक्षण शिविर में शामिल न होने के कारण 778 माइक्रो ऑब्जर्वर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 48 घंटे के भीतर अनुपस्थिति का कारण बताने के लिए भी कहा गया है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। खबर राजस्थान से, जिसके चौमू में अब हालात सामान्य हो गए हैं। चौमू में धार्मिक स्थल के पास अतिक्रमण हटाने और रेलिंग विवाद को लेकर हुए बवाल के बाद अब हालात शांतिपूर्ण हैं। पुलिस ने ड्रोन की मदद से छतों पर जमा ईंट पत्थरों को चिन्हित कर संबंधित घरों में दबिश दी और 125 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह फैलाने से रोकने के लिए इलाके में फिलहाल मोबाइल इंटरनेट बंद किया गया है। प्रशासन ने भी शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस की सख्ती के बाद इलाके में अब शांति व्यवस्था कायम हो गई है। हालांकि एहतियात के तौर पर पुलिस और आरएसी की टीमें अभी भी इलाके में तैनात हैं। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल सहित उच्च अधिकारियों ने चौमू का दौरा किया। ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि फिलहाल 125 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच जारी है। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं चौमू थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि कस्बे में अतिक्रमण हटाने का अभियान पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है। लोगों के सहयोग से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। वाहनों के आवागमन में सुविधा हो और जाम की स्थिति ना बने। वहीं हम समुदाय के वरिष्ठ नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद समुदाय विशेष की सहमति से गुरुवार दोपहर धार्मिक स्थल के पास रखे गए पत्थर हटाए गए थे। दिल्ली पुलिस ने साउथ ईस्ट जिले में पिछले 24 घंटों में ऑपरेशन आघात चलाया। इस दौरान 285 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 504 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान पुलिस ने अपराधियों से भारी मात्रा में अवैध सामग्री जब्त की है। इसमें 21 देसी कट्टे, कई जिंदा कारतूस, 27 चाकू, हजारों लीटर अवैध शराब, भारी मात्रा में गांजा शामिल हैं। इसके अलावा 310 लुटे हुए मोबाइल और 231 दोपहिया वाहन भी बरामद किए गए।
बता दें कि इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 1300 से अधिक लोगों से पूछताछ की ताकि अपराध के पीछे नेटवर्क और किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों का पता लगाया जा सके। खबर बांग्लादेश से। एक छात्र आंदोलन से शुरू हुआ बवाल आज बांग्लादेश के लिए नासूर बनता जा रहा है। बांग्लादेश में चारों तरफ अराजकता का माहौल है। हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 2 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। हिंदू और ईसाइयों पर बांग्लादेश में टारगेटेड हमले हो रहे हैं। क्रिसमस के बाद 26 दिसंबर को बांग्लादेश के फरीदपुर में पॉपुलर सिंगर जेम्स का कॉन्सर्ट हिंसा की भेंट चढ़ गया। फरीदपुर में कॉन्सर्ट के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और कॉन्सर्ट शुरू होने वाली थी, लेकिन तभी कट्टरपंथी भीड़ ने कॉन्सर्ट वाली जगह पर धावा बोल दिया। ईंट पत्थर चले, मंच पर कब्जा करने की कोशिश की गई और इस दौरान माहौल पूरी तरह से बेकाबू हो गया। इससे कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले ही रद्द करना पड़ा। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाने के लिए शुरू हुआ छात्र आंदोलन आज अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी का सबब बन चुका है। पिछले दिनों हिंदू दीपू दास को कट्टरपंथी भीड़ ने सड़क के बीच जलाकर हत्या कर दी। भारत सरकार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए निंदा की है। साल 2025 देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष बनकर सामने आया। इलाज की पहुंच, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और डिजिटल स्वास्थ्य के विस्तार, हर स्तर पर देश ने ठोस और उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। आयुष्मान भारत से लेकर टीबी मुक्त भारत अभियान तक सरकार की नीतियों ने करोड़ों नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा का भरोसा दिया। आइए डालते हैं एक नजर 2025 की प्रमुख स्वास्थ्य उपलब्धियों पर। साल 2025 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत की। योजना के तहत देश के 12 करोड़ से अधिक परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। योजना के तहत अब तक 42 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं और 11 करोड़ से अधिक अस्पताल में भर्ती इलाज को मंजूरी दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी पहल के रूप में आयुष्मान वय वंदन कार्ड को व्यापक रूप से लागू किया गया है। इसके तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के 94 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को बिना किसी सामाजिक या आर्थिक शर्त के मुफ्त इलाज का लाभ मिला। डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2025 एक मील का पत्थर साबित हुआ। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बनकर उभरी। अब तक 43 करोड़ से अधिक मुफ्त टेली कंसल्टेशन दिए गए हैं, जिससे ग्रामीण और दूर दराज इलाकों तक विशेषज्ञ डॉक्टरों की पहुंच सुनिश्चित हुई। इस सेवा के 57% लाभार्थी महिलाएं रही हैं। 2025 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह नई दिशा दी। अब नागरिक अपने मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रख रहे हैं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों को साझा कर रहे हैं। अब तक 83 करोड़ से अधिक हेल्थ अकाउंट यानी आभा अकाउंट खुल गए हैं। HIV एड्स नियंत्रण में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 1.5 करोड़ से अधिक हाई रिस्क आबादी तक रोकथाम सेवाएं पहुंची। देश में 19 लाख से ज्यादा लोग मुफ्त एंटी रेट्रोवायरल इलाज से जुड़े और भारत 95 लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा। मातृ और शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2025 ऐतिहासिक रहा। भारत की मातृ मृत्यु दर घटकर 88 प्रति लाख जीवित जन्म रह गई है। साल 2025 में पूर्ण टीकाकरण कवरेज 98% से भी अधिक रहा। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर घटकर 29 प्रति हजार हो गई। स्टॉप डायरिया अभियान के तहत 10 करोड़ से अधिक बच्चों तक ORS और जिंक पहुंचाया गया। संक्रामक रोगों पर नियंत्रण में भी बड़ी सफलता मिली।
मलेरिया के मामलों में 78% और मौतों में 77% की कमी दर्ज की गई। देश के 160 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जांच, इलाज और पोषण सहायता को और सशक्त किया गया। एआई और मेडिकल शिक्षा में निवेश में भविष्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव मजबूत की। एम्स दिल्ली, चंडीगढ़ और ऋषिकेश में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। देश में मेडिकल नर्सिंग शिक्षा में भी विस्तार हुआ है। देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 818 हो गई है। एमबीबीएस की सीट 1,28,000 और पीजी सीट 80,000 के पार पहुंच गई है। यह स्वास्थ्य क्षेत्र में दीर्घकालिक क्षमता निर्माण को दर्शाती है। साल 2025 ने यह स्पष्ट कर दिया है कि समन्वित नीति, आधुनिक तकनीक और जनभागीदारी के साथ भारत एक मजबूत, सुलभ और आत्मनिर्भर स्वास्थ्य प्रणाली की ओर तेजी से बढ़ रहा है और स्वस्थ, समृद्ध और विकसित भारत की दिशा में साल 2025 एक मजबूत मील का पत्थर बनकर उभरा है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। बात जब 2025 की होती है तो ये साल कृषि और किसान के उत्थान का साल रहा। 2025 का साल कृषि क्षेत्र के लिए प्रगति, नीतिगत सुधार और किसानों को सीधा लाभ देने वाला साबित हुआ। नई योजनाओं, एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, तकनीकी सुधार और बुनियादी ढांचे के निवेश से भारत के किसान आज और भी सशक्त बन गए हैं। देखिए कैसा रहा कृषि और किसान कल्याण के लिए साल 2025। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। गांव समृद्ध होंगे तो भारत समृद्ध होगा। ये थे महात्मा गांधी के वो शब्द जिन्हें ध्यान में रखते हुए ही नए भारत में किसान और गांवों के लिए योजनाएं बन रही हैं। साल 2025 देश के अन्नदाता के लिए किसी वरदान से कम नहीं रहा। विकसित भारत के सपने को साकार करने में कृषि और किसान के पसीने का बड़ा योगदान होगा। मोदी सरकार की नई योजनाओं में एमएसपी सुधार और निवेश से भारत के किसानों को वास्तविक लाभ मिला और कृषि क्षेत्र ने आर्थिक, उत्पादन और बाजार दोनों मोर्चों पर प्रगति हासिल की। कृषि के मुख्य आंकड़ों पर नजर डालें तो कृषि एवं किसान कल्याण बजट में 1.37 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। भारत का कुल खाद्य अनाज उत्पादन लगभग 357.73 मिलियन टन हुआ। मोदी सरकार ने 22 फसलों के एमएसपी में वृद्धि की घोषणा की। रागी, कॉटन, सेसम एवं बाजरा में भी भारी वृद्धि हुई। एमएसपी को उत्पादन लागत से कम 50% से ऊपर लक्ष्य पर सेट किया गया है। रबी फसलों में गेहूं का एमएसपी 2,585 रुपए प्रति क्विंटल हुआ। बाजरा, मसूर एवं दलहन फसलों को प्राथमिकता के साथ एमएसपी बढ़ोतरी से विविध कृषि को बल मिला है। पीएम धन धान्य कृषि योजना में मोदी सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कृषि उत्पादकता, सिंचाई, भंडारण, ऋण और स्थायी कृषि उपायों के विस्तार के लिए किया है। कृषि की सभी योजनाओं को इस तरह से बनाया जा रहा है जिससे देश दलहन में आत्मनिर्भर बन सके। दलहन फसलों की उत्पादकता बढ़ाना, उसका क्षेत्र विस्तार करने के लिए कुल 11,440 करोड़ का विशेष निवेश किया गया। सरकार ने पीएम आशा को लगातार जारी रखने का निर्णय लिया है। इससे एमएसपी आधारित खरीदी, मूल्य स्थिरीकरण और किसानों को समर्थन मूल्य रिटर्न सुनिश्चित होता है। योजना की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता लगभग 35,000 करोड़ तक है।
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 66,310 करोड़ लोन स्वीकृत हुए हैं। 1,13,419 परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। 30,000 से ज्यादा मशीन हायरिंग सेंटर, 22,000 से ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट आदि तैयार भी किए गए। साल 2025 में कृषि सशक्तिकरण और तकनीकी विकास पर भी काफी जोर दिया गया। ई नाम के जरिए अब 1,400 से ज्यादा मंडियां डिजिटल रूप से जुड़ी, जिससे किसान मंडी भाव रियल टाइम देख सकते हैं और बेहतर बिक्री कर रहे हैं। प्रत्यक्ष लाभ के रूप में करीब 3,200 करोड़ से अधिक बीमा भुगतान डिजिटल रूप से 30 लाख से अधिक किसानों के खाते में भेजे गए। साल के अंत में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी सहित वहां की आजीविका को मजबूत करने के लिए विकसित भारत जी राम जी जैसे नए कानून से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया। साल 2025 कृषि क्षेत्र के लिए प्रगति, नीतिगत सुधार और किसानों को सीधा लाभ देने वाला साबित हुआ। नई योजनाओं, एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, तकनीकी सुधार और बुनियादी ढांचे के निवेश से भारत के किसान आज और भी सशक्त बन गए हैं। आने वाला नया साल 2026 कृषि के लिए और अधिक अवसर तथा आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम लेकर आएगा। अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। इंग्लैंड ने मेलबर्न में खेले गए एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच को 4 विकेट से अपने नाम कर लिया है। इंग्लैंड ने ये टेस्ट मुकाबला महज 2 दिन के अंदर जीत लिया। इंग्लैंड को दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की ओर से जीत के लिए 175 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे टीम ने 6 विकेट खोकर 178 रन बनाकर हासिल किया। इंग्लैंड की ओर से दूसरी पारी में सबसे ज्यादा 40 रन जैकब बेथेल ने बनाए, वहीं बेन डकैट ने 34 रन की पारी खेली। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी दूसरी पारी में 132 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड की ओर से दूसरी पारी में ब्रायटन कार्स ने सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए, जबकि बेन स्टोक्स ने 3 विकेट लिए। वैसे एशेज सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया पहले ही कब्जा जमा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 3-1 से आगे है। वैसे इंग्लैंड की ये जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि टीम ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर जनवरी 2011 के बाद से पहली जीत हासिल की है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पश्चिम बंगाल में आज से मतदाता सूची के गहन विशेष पुनरीक्षण की सुनवाई का पहला चरण शुरू हो रहा है, जिसके तहत राज्य के 294 विधानसभा क्षेत्रों के 3,200